हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। सामान्य अध्ययन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी के लिए कॉमन है। चाहे कोई किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे, लेकिन जो 1 टू 30 क्वेश्चंस होने हैं वो सभी के लिए कॉमन होने हैं और उसी की तैयारी हम आपके साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जिसमें हमने आपको एक सेट बना कर दिया था। पहले पेपर भी कराया था, प्रीवियस पेपर, और उसके बाद हमने आपको सेट भी बना कर दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब हम यहाँ टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। टॉपिक पहला टॉपिक हमारा क्या है? हिस्ट्री। उसके बाद आगे हमारे सभी टॉपिक, हम 8 के 8 टॉपिक हम कवर करेंगे। मैथ्स भी आपका यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, शुरू में आपकी एक क्लास एक दिन में हो सकती है, बट आगे जाकर एक एक दिन में आपकी दो दो क्लास भी हो सकती है। लेकिन आप विश्वास रखना, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पीएससी ने ज्यादातर पूछे हैं या पूछ सकता है। टोटल आयोग के यहाँ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं, प्रीवियस भी और अब जो बन सकते हैं वो भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है इतिहास। इसको हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसकी कुछ वीडियो हो सकती हैं, क्योंकि इतिहास में भी क्या होगा, पहले हम इतिहास में भी क्या करेंगे, इतिहास में हम सबसे पहले लेके चलेंगे प्राचीन इतिहास। तो इतिहास का प्राचीन इतिहास होगा, उसके बाद प्राचीन इतिहास प्लस आपका प्राचीन इतिहास, उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास होगा, मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के बाद आपका प्लस उसके बाद होगा आपका आधुनिक इतिहास। तो यहां से ये तीन तरह के आपके तीन बन जाएंगे इसके टॉपिक। और तीनों से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको सब कुछ आपको कराएंगे। बस आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आपको नोट करना जरूरी है। क्वेश्चन के साथ काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम देंगे, जिसको आपको नोट करनी जरूरी है। बातें बहुत हो चुकी हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उम्मीद है आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करेंगे आज प्राचीन इतिहास को। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, इनको मिलाना है, और तब आपको अपना आंसर यहां से लेना है। जैसे हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगा, घग्गर। इसका मीन्स ये हुआ कि एक तरफ आपको नदियां दी हुई हैं और एक तरफ आपको सभ्यता दी हुई है। आपको ये चूज करना है कौन सी सभ्यता कौन सी नदी पर है। तो यहाँ हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा देखिए रावी नदी पर है। हड़प्पा रावी नदी पर है, तो ये सही मैच है। और रावी नदी अगर हड़प्पा की बात करें तो आपको पता होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है जहां पर ये स्थित है। मतलब इसको भी आप नोट कर लें। ये भी पूछा जाता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, पाकिस्तान के पंजाब वाल का साहिवाल जिला। तो यहाँ पर यह स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी ये भी पूछा जाता है। तो दयाराम साहनी। और कब करी थी? दयाराम खोजकर्ता कौन है इसके? इसके खोजकर्ता है दयाराम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, आप इसको भी नोट कर लें, साहनी, दयाराम साहनी। और कब करी थी इन्होंने? 1921 में। 1921 में इसकी खोज की थी। और इनके उत्खननकर्ता कौन कौन थे साथ में? इनके साथ में थे, प्लस में उनको भी लिख लें, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, 1926 में। और व्हीलर, व्हीलर 1946 में, व्हीलर 1946 में, 1946, 1946। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है, ये कहाँ है? पाकिस्तान का लरकाना जिला। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का लरकाना जिला, पाकिस्तान का लरकाना जिला, पाकिस्तान का लरकाना जिला। और ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा भारत में स्थित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो अगर देखें कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। और कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान का लरकाना जिले में। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? मेन जो है इसके वो है राखल दास, राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल खोजकर्ता है इसके, राखल दास बनर्जी, लाखल, लाखल दास बनर्जी 1922, बनर्जी 1922। मेके हैं
मई के 1927, मई के 1927 और व्हीलर 1930, व्हीलर 1930। ये इसके उत्खन करता है या इनको खोजकर्ता कह सकते हैं। इनको भी आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आगे चले हम सी में, तो ये है हमारा लोथल। और लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? तो लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? हमारा भोगवा नदी। तो भोगवा नदी, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी। अब भोगवा नदी कहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं। भोगवा नदी, भोगवा नदी हमारा, भोगवा, भोगवा नदी, भोगवा नदी कहाँ पर है? भोगवा नदी मिलेगा आपको गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद जिला। तो इसको आप नोट कर लें, जिला। तो और इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, रंगनाथ खोजकर्ता है इसके, रंगनाथ, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव 1954, रंगनाथ राव 1954। और अगर बात करें हम आगे, सिंधु हो गया आपका, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा कौन से नदी पर स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वो है आपका घग्गर नदी पर। ये भी सही मैच है। यहाँ घग्गर नदी कहाँ पर है? घग्गर नदी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। र- घग्गर, घग्गर नदी कहाँ पर है? घ आधा घेर है, घग्गर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और अम्बानंद, अमलानंद घोष, इसके जो खोजकर्ता हैं वो है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। इसको भी आप याद रखें, अमला, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। नोट्स बनाते जरूर चलें। अमलानंद घोष 1951 में इन्होंने इसकी खोज की थी। आप इसको भी अच्छे से याद रखें। साथ में इनका थापर का नाम और जुड़ा हुआ है इनके साथ, इन्हें भी ना भूलें। थापर 1961 में है। और एक थे आपके 1961 से, हाँ थापर 1961 में। थापर और बीवी लाल थे, बस थापर ही बहुत है, यही ज्यादा पूछा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए सभी हमारे सही मिले हुए हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं या करता है? तो देखिए तीन बातें आपको दी हुई हैं, आपको देखना है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी सही है। तो पहला क्या है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या उनके विशाल महल और मंदिर थे? बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसा नहीं है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है। विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। हाँ ये तो हो सकता है यहाँ पर कि कहाँ पर रहते थे वो, उनके घर कैसे थे। तो घरों के बारे में तो बात होती ठीक है, लेकिन महल नहीं थे। हाँ घरों के बारे में ये आता है कि उनके घरों के दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सड़क की ओर घर के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, सड़क के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, सड़क के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। और सिंधु सभ्यता की एक बात और है जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो है आपका कि इनकी मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, आप इसको भी नोट कर लें। मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो थी आपकी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, इसको भी याद रखें। और यहाँ पर एक चीज और इनकी फेमस थी कि इनकी जो नगरों और घरों का विन्यास था, इन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई। तो घरों, नगरों और घरों के विन्यास के लिए, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए, नगरों और घरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई। ग्रीड विन्यास के लिए, विन्यास के लिए इन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई, ग्रीड पद्धति अपनाई। ये भी आप इसको याद रखेंगे। आगे है यहाँ पर, वे देवी देवताओं और वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, पद्धति अपनाई। और यहाँ पर था दूसरा आपका, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, वे देवी और देवताओं की तो पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बस दो सही होगा, और ये आ जाएगा ए, केवल एक। तो आंसर आपका केवल दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, कै
कथन दिया हुआ है ए और कारण दिया हुआ है आर, आपको बताना है दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है ए का या नहीं। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब तक विलुप्त हो गए हैं, क्या ये बात सही है? क्या ये दोनों अब तक विलुप्त हो गए हैं? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, जब उत्खनन हो रहा था क्या तब प्रकट हुए थे? बिल्कुल, यहाँ पर ये भी बात सही है कि हाँ, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब ये पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। और यहीं से एक मेन जो क्वेश्चन है आपका, वो भी नोट कर लें कि मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो यहाँ एक मूर्ति मिली है 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और एक इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसको भी आप नोट कर लें, स्टार बना के इसको भी नोट कर लें। हाँ, तो इसमें आप दूसरा लिखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर सबसे सिद्ध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर सिद्ध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ये भी आप लिख लें। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड देखो, स्नानघर तो आपके कहाँ मिले हैं? लोथल में, मोहनजोदड़ो में स्नानघर। और आपके अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड लोथल और एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अब दोनों ही यहाँ पर बातें कथन और आर सही था, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता जो थी उसका पतन नगर, बंदरगाह, पोर्ट कौन सा था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? तो सिंधु सभा के जो बंदरगाह थे वो थे लोथल एवं सूत, सूतका गेंडर, लोथल एवं सूतका गेंडर, लोथल एवं सूतका गेंडर, इनको भी आप नोट कर लें। सुतका गेंडर, सुतका गेंडर, अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, एवं बालाकोट, बाल हाँ बालाकोट, कुनतासी, कुनतासी, ये भी इसके इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे, आप इनको भी याद रखें। अब यहाँ यही पूछा है कौन सा बंदरगाह था, तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आ रहा है, इसमें लोथल आ रहा है। लोथल आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे मुद्राओं का निर्माण निर्माण करने में मुख्य रूप से लाया गया है? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो जो सेल खड़ी है, इसका प्रयोग किया जाता था उस समय मोहरे बनाने में। कब कब? ये हड़प्पा काल में, हड़प्पा काल में। तो ये हड़प्पा काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? तो देखिए, ये जानी जाती है अपने नगर के लिए, और नगर के बारे में इसके हम आपको अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के, सतलज के, रावी के, या सिंधु की? तो ये चेनाब नदी जो है उसके किनारे ये स्थित है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये था चेनाब नदी। और जब चेनाब की बात आई है तो चेनाब से रिलेटेड आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के 5 बड़े निर्देशित बांधों में से 4 चेनाब नदी पर ही स्थित हैं, उन बांधों को भी आप याद रखें। तो 4 बांध जो आपके चेनाब नदी पर स्थित है वह कौन कौन से हैं?
चेनाब नदी पर स्थित बांध, चेनाब नदी पर स्थित बांध, चेनाब नदी पर स्थित, चेनाब पर स्थित, चेनाब पर स्थित बांध। तो इनको भी आप याद रखें। सैलाल, सैलाल, आलाल, सैलाल, आलाल, ये बांध है, इनको याद रखें, दोनों लाल ही हैं। सैलाल, आलाल और बगली हार और दुल, बगली हार और दुल, बगली हार और दुल। तो ये और ये कहाँ पर आते हैं, ये सभी आ जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही है इसके, आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है रंगपुर, या सौराष्ट्र में है, या राजस्थान में है। तो ये है आपका सौराष्ट्र में। तो जिस यहाँ पर रंगपुर की बात हो रही है, वो रंगपुर मादर नदी पर स्थित है। रंगपुर मादर नदी पर स्थित है। रंगपुर मादर नदी पर स्थित है। और अगर सौराष्ट्र की बात करें तो रंगपुर मादर नदी पर स्थित है, जो आपका गुजरात का काठियावाड़ जिला है। गुजरात का काठियावाड़ जिले में है। गुजरात का काठियावाड़ जिला, गुजरात का काठियावाड़ जिला, गुजरात का काठियावाड़ जिला। तो सौराष्ट्र कहाँ जाएगा आपका, गुजरात। तो गुजरात का काठियावाड़ जिला में रंगपुर मादर नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशक संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? पुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। सो सही आंसर होगा आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपको यहाँ कूट दिए हुए हैं, चांदी, तीन या सोना। तो आपको करेक्ट देखना है। तो यहाँ पर सही आएगा आपका, तीनों ही आपके सही होंगे। चांदी का भी वो आयात करते थे, टीन का भी और सोने का भी, तीनों का वो आयात करते थे। इसके बारे में मेन बात ये भी है कि यहाँ पर जो आपके हड़प्पा वासी थे, ये किससे परिचित नहीं थे, उसको भी लिख लेते हैं। तो ये किससे परिचित नहीं थे, इसको भी नोट कर लें। लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। चांदी, टीन और सोना से तो परिचित थे, बट ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट होगी आपकी कि यहाँ पर आयातित वस्तुएं जो थी, कौन से प्रदेश से कौन सी वस्तु आती थी। अगर तांबे की बात करें तो ये खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से आता था, मतलब ये व्यापार था सिंधु काल में। विदेशी व्यापार जो था वो किसके साथ था, तो तांबा जो आयात किया जाता था, तांबा वो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। तांबा कहाँ से लिया जाता था, कहाँ से आता था, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। और अगर बात करें आपकी चांदी, चांदी की बात करें, तो चांदी की बात करें, अगर चांदी कहाँ से आती थी, तो चांदी, चांदी की बात करें अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान और, अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। सोने की बात करें तो सोना कहाँ से आयात किया जाता था, तो ये किया जाता था आपका कर्नाटक, अफगानी, ईरान। कर्नाटक, अफगानी, ईरान। कर्नाटक, अफगानी, ईरान। अफगानी, ईरान, ईरान, ईरान। तो सोना कर्नाटक, अफगानी, ईरान से आयात किया जाता था। टीन की बात करें तो टीन किया जाता था अफगानिस्तान और ईरान। टीन किया जाता था अफगानिस्तान, 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 इसको आप नोट कर लें, अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान, ये तीन हुआ। और गोमेद अगर देखें तो गोमेद कहाँ से आता था, गोमेद आता था आपका सौराष्ट्र से। गोमेद की बात करें तो गोमेद कहाँ से आता था, ये आता था आपका सौराष्ट्र से। देखिए आप इनको नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता। आप किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। तो गोमेद कहाँ से
गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र से। और लाजवरत, लाजवरत आता था आपका मेसोपोटामिया से। लाजवरत ये आता था आपका मेसोपोटामिया से। और एक और आपका महत्वपूर्ण रह जाता है इसमें, मेसोपोटामिया, 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 मेसोपोटामिया। और एक आ जाता है आपका सीसा। सीसा कहाँ से आता था? सीसा, सीसा, सीसा कहाँ से आयातित किया जाता था? तो सीसा आयातित किया जाता था आपके ईरान से। ये किया जाता था ईरान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो याद रखना हमारा क्या था इसमें, कि यहाँ पर ये लोहे से अपरिचित थे। चांदी, टीन और सोना, ये इनको ये सब आयात करते थे। ये आपको पॉइंट्स अपने याद रख रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो सिंधु सभ्यता से स्थित संबंधित कौन सा स्थल है? तो वो होगा आपका मुंडी घाट। ये भी अफगानिस्तान स्थित जो सिंधु सभ्यता कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ये भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है। मतलब सिंधु सभ्यता कहाँ पर स्थित है? वो है अफगानिस्तान में। और यहाँ पर इससे संबंधित कौन कौन है? मुंडी घाट और सुरतगोई, दोनों ही इससे संबंधित हैं। तो आपका आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या हड़प्पा से, या फिर वर्णावली से? तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है आपकी नर्त की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली स्त्री की एक क्या मिली है? एक मूर्ति मिली है। और यही नहीं, मोहनजोदड़ो से आपको एक सील पर 3 मुख वाला देवता, जो मैं लिखवा चुका हूँ, वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एक एक सील पर 3 मुख वाला, एक सील पर, जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात और क्या है, कि यहाँ पर आपकी जो यहाँ से प्राप्त जो मोहरे थी, वो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। जो यहाँ से प्राप्त मोहरे थी, उस पर आयताकार मोहर से, आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये भी आप इसको नोट कर लें, कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मोहन जो वो दिखाया गया है आपके, अ, वो दिखाया गया है आपके हड़प्पा की मोहरे पर। जो हड़प्पा की मोहरे हैं, उस पर आपका क्या दिखाया गया है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ दिखाया गया? हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, इसके सामने लिख रहे हैं आप हड़प्पा। तो ये हड़प्पा से दिखाया गया है, हड़प्पा। तो सही आंसर इसका क्या था हमारा? मोहनजोदड़ो था, जहां से एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चवशाली नहीं था। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर ये क्या है, पूछा है कि ये बात क्या सही है? कि हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल कपास के वस्त्र ही बनाए जाते थे। इसका मतलब दोनों बातें सही हैं। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। वो कौन थे? वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे। तो उनको कहा जाता था आपका श्रमण। उनको क्या कहा जाता था? श्रमण उनको कहा जाता। ये कौन थे श्रमण? ये श्रमण थे जो विरोध करते थे किसका? ये विरोध करते थे किसका? ब्राह्मण विरोध। ये ब्राह्मण विरोधी थे और वेद विरोधी थे। ये वेदों का और ब्राह्मण का दोनों का ये विरोध करते थे। कौन? शर्मण। उनको शर्मण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, या व्यवसाय था? तो पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। किसका? ऋग्वैदिक काल का। तो देखिए इसमें जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इनका मुख्य क्या था? पशु पालन थे ये। और पशुओं में भी इनका मुख्य पशु क्या था? ये भी आप लिख लीजिए, मुख्य पशु। इनका जो मुख्य पशु था वो गाय थी, मुख्य पशु। तो इनका मुख्य पशु क्या था?
वो गाय थी, और गाय को ये क्या कहते थे? गाय को डैश लगाकर आप लिख लीजिए, गाय को ये कहते थे अघन्या। क्या कहते थे? अघन्या। तो गाय को यहाँ पर क्या कहा गया है? अघन्या। अघन्या का मीन्स क्या है? न मरने योग्य। अघन्या का अर्थ है न मरने योग्य। तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य पशु गाय थी, और ये पशुपालक थे, और ये अघन्या कहते थे न मरने वाले योग्य गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सातवें, कहाँ पर मिलता है? किस मंडल में? सातवें मंडल में, आठ या आठवें मंडल में, नौवें मंडल में, या 10वें मंडल में? तो सही आंसर होगा 10वें मंडल में। तो ये 10वें में मिलता है। अच्छा, यहाँ जब ऋग्वेद की बात की गई है, तो ऋग्वेद में ये भी लिख लीजिए, जो ऋग्वेद मतलब ये आर्य थे, तो आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। तो यहाँ आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ये भी आप नोट कर लें। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी, जिसको कुल कहते थे, जिसका मुख्य पिता पिता ही इसका मुख्य, और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता ही होता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, और परिवार का मुखिया पिता होता था। पति परिवार का मुखिया पिता होता था। पिता होता था। इसकी दो महत्वपूर्ण बातें और थी। अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो ये थी कि यहाँ पर स्त्रियां जो थी वो अपने पति के साथ यज्ञ के कार्य में भाग लेते थे। इसको भी आप नोट कर लें। स्त्रियां स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां यज्ञ कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी। अपने पति के साथ भाग लेती थी। अपने पति के साथ भाग लेती थी। और एक मुख्य जो इसका पॉइंट है, भाग लेती थी। भाग लेती थी। भाग लेते थे। इसको भी आप नोट कर लें। और नेक्स्ट है आपका, इसी में ही आपका है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें क्या था? बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और एक मेन और बनता है इसका, तो इसको और लिख लें, जो काफी पूछा जाता है। जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, जीवन भर जीवन भर रहने वाली अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। माजू कहा जाता था। माजू कहा जाता था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेद दिए हुए हैं आपके, और यज्ञकर्ता, कि यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? अगर ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था, अर्धवर्यु कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था, या ब्रह्म कहा जाता था। तो अगर ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद का सही होगा आपका, इसमें कहा जाता था होता। होता या होत्र कहा जाता था, पहला सही है। दूसरा, यज्ञ की बात करें यजुर्वेद में, तो अद्रव्य कहा जाता था, ये भी आपका सही है। तीसरा देखते हैं, यहाँ सही सुमेलित करना है, सामवेद। तो सामवेद में क्या कहा जाता था यज्ञकर्ता को? तो यज्ञकर्ता तो सामवेद में कहा जाता था आपका उद्गाता या उद्रगात्र। उद्गाता या उद्रगात। और अर्थवेद में कहा जाता था आपका ब्राह्मा। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दस दस राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या पुरुषाणी? तो सही आंसर होगा आपका पुरुषाणी। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये युद्ध हुआ था आपका, किस किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपका सुदास, इसको आप नोट कर लें, सुदास और और ये 10 खनों के, सुदास और 10 10 जनों के, सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था।
सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। तो ये बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो इसका महत्व है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता जाता प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवर्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जेमिनी ने। तो सही आंसर होगा आपका गौतम। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में क्या है, ये वेद दिए हुए हैं और सूची 2 में क्या है, इसके स्रोत दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद में क्या मिलता है, ऋग्वेद में क्या मिलता है, ये किसका स्रोत है? तो यहाँ पर देखिए, अगर सही मैच करें तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं। तो ये स्रोत है आपका प्रार्थनाएं, इसका इससे मैच हो जाएगा। यजुर्वेद की बात करें अगर यजुर्वेद, तो यजुर्वेद हो जाएगा आपका स्रोत कर्मकांड। तो ये कर्मकांड हो जाएगा। और सामवेद की बात करें तो सामवेद हो जाएगा आपका संगीत में स्रोत। तो सामवेद क्या हो जाएगा, संगीत में। शाम से संगीत और शाम को ही संगीत सुनो, सामवेद में संगीत में आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अर्थवेद का तो पता ही है, इसमें क्या होता है, तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण या आपकी औषधि और औषधि और रोगों को दूर करने के उपचार, वो सब किस में आते हैं, आपके अर्थवेद में आ जाते हैं। तो इसको रखें, औषधि और रोगों के उपचार। औषधि और रोगों के उपचार, रोगों के उपचार ये किस में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं अर्थवेद में। तो ये किस में आ जाते हैं, अर्थवेद में। ये आप इससे याद रखें, ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके अर्थवेद में। तो ये आते हैं आपके अर्थवेद। ये याद रखें, औषधि रोगों के उपचार ये आते हैं आपके अर्थवेद में। तो इनको भी याद रखें। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वैदिक युगीन की बात करें तो वैदिक युगीन में जो सभा थी, सभा क्या थी? तो सभा क्या गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या फिर राज दरबार होता था उसको सभा कहते थे, या मंत्री परिषद जो थी उसको सभा कहते थे, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी उसको सभा कहते थे? तो सही आंसर होगा आपका मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद थी उसको सभा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। 10 इसमें मंडल दिए हुए हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा ग्रंथ है? वो है आपका गोपथ ब्राह्मण। जो गोपथ ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, या नारद स्मृति, या पाराशर स्मृति? तो सही आंसर होगा मनु स्मृति। ये सबसे क्या है, प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती को, कुषाणित को, या सूत्रधारी को? तो ये माना गया है सरस्वती को। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सुमेलित करना है इनको। तो एक तरफ ये दिए हुए हैं आपको यज्ञ, और एक तरफ दिए हुए हैं आपके ये राजा के सिंहासन सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ। कौन सा यज्ञ कब होता था? तो देखिए, पहला दिया हुआ है राज राजस्व यज्ञ। पहला क्या है, राजस्व यज्ञ। तो पहला ये यज्ञ जो होता था, ये कहाँ से होता था? तो ये होता था राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित। जब राजा का सिंहासन रोहण होता था तो तब आपका राज राजस्व यज्ञ होता था। तो पहले का पहला हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ कब होता था? तो ये होता था आपका जब राज तिलक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। तो ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो ये सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। अगर करें अग्नि ओष्टम यज्ञ, तो अग्नि ओष्टम यज्ञ जो था, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था।
तो इसमें आप याद रखें कब होता था, अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ, देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था, वो था अग्निष्टम यज्ञ। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित करना है आपको ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। तो देखिए, अगर ब्रह्म विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह विवाह जो होता था वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, उसको बोलते थे ब्रह्म विवाह। लेकिन देव विवाह किसको कहते थे, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जो पुरोहित होते थे उनको जो उनका पारिश्रमिक मिलता था, तो पारिश्रमिक में उनको कन्या के साथ विवाह किया जाता था, पुरोहित के साथ, उसको बोलते थे देव विवाह। पुरोहित के विवाह को देव विवाह कहते थे और समान वर्ण या जाति के विवाह को ब्रह्म विवाह विवाह कहते थे। आर्ष विवाह की बात करें तो यहाँ कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। अगर कन्या अगर यहाँ पर मूल रूप से एक जोड़ी बैल, गाय और बैल चुकाकर किया गया ये विवाह होता था, कन्यादान में यही दिया जाता था। प्रजापत्य विवाह की बात करें तो ये बिना दहेज का विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह। तो बिना दहेज के विवाह में प्रजापत्य विवाह होता था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभान संस्कृति या चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, या ए और बी दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा गुरुमणि मृदभान ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता, एक एक में निम्नलिखित में से कौन सा है, विवाह समारोह पर प्रकाश डालने वाला कौन सा है। तो ये आपको बताना है। तो क्या सूर्य सूक्त था, पुरुष सूक्त था, दान स्तुति थी, दान स्तुति या पूर्ण सूक्त। तो सही आंसर था आपका सूर्य सूक्त। जो सूर्य सूक्त था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट होगा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये वही पाटलिपुत्र है जिसे अब पटना कहते थे। तो अज्ञातशत्रु ने की थी, उदयन ने की थी, अशोक ने या गणानंद ने। तो ये किया था उदयन उदयन ने। जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज या धान्यकटक। तो सही आंसर होगा आपका अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, संकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा। तो सही आंसर है आपका ईरानियों के द्वारा। ईरानियों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसको विदेशी आक्रमणकारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया था। तो साइरस को, डेरियस को या जेरसीस को या डेरियस दायरबाहु को। तो सही आंसर होगा आपका डेरियस या दायरबाहु फर्स्ट। डेरियस और दायरबाहु फर्स्ट। डेरियस और दायरबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने आक्रमण जो किया था वो किया था 326 ईस्वी पूर्व में। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसमें यह भी याद रखें कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु, इसके आगे लिख रहे हैं सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो इसकी मृत्यु बेबीलोन और 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। बेबीलोन 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। इसका सेनापति का भी नाम याद रखें, सिकंदर का सेनापति। आयु में सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, सेनापति था इसका सेल्यूकस
निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और इसका प्रिय घोड़े का भी नाम याद रखें। इसका जो प्रिय घोड़ा था उसका क्या नाम था? बौ, बौ के फला, बौ के फला, बौ के फला, के फला। ये इसका प्रिय घोड़ा था, बौ के फला। ये इसका प्रिय घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? वो तो आपको याद ही था, बस तो वहीं से आ जाएगा, उज्जैन द्वारा। उज्जैन द्वारा ही इसका पाटलिपुत्र बनाया भी उसने, और उसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी भी उसी ने चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इनमें से कौन सा मगध का राजा सिकंदर का समकालीन था? तो वो था आपका घनानंद। घनंद, आप इसको याद रखेंगे, घनानंद। और ये क्या था? ये नंद, जो नंद, नंद वंश, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो भी घना नंदी था। आपको ये भी याद रखना है। और ये किसके समकालीन था? ये सिकंदर के समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी घनानंद ही था। और जब बात अंतिम की आ रही है तो नंद वंश का फिर ये भी लिख लीजिए कि इसका प्रथम मतलब इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो नंद वंश की शुरुआत सम्राट महापद्नंद ने की थी। संस्थापक जो था इसका वो कौन था? सम्राट महापद नंद, सम्राट महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? शोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईस्वी पूर्व, या 300 ईस्वी पूर्व? तो सही आंसर होगा आपका 600 ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह से 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये कौन था? ये था आपका अज्ञात शत्रु। ये क्या था? अज्ञात शत्रु। तो क्या था ये अज्ञात शत्रु? इसने क्या किया था? शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा ये मारा भी गया। पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी राज्य के लिए ही। पिता, इसने अपने पिता को राज्य के लिए मारा और इसके पुत्र ने इसको राज्य के लिए मार दिया। अज्ञात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता के नाम से जाना जाता था? तो कौन सी नदी थी जिसको वित्सता के नाम से जाना जाता था? तो वो नदी थी आपकी झेलम। झेलम नदी को वित्सता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन है, उसको आप नोट कर लें। देखिए, अगर कुरुब की बात करें तो जो कुरुब प्राचीन नाम था नदी का, उसको आधुनिक अब क्या कहते हैं? कुर्रम कहते हैं। तो जो पहले कुरुब था उसको कुर्रम नाम कहते हैं। कुरुब क्या था? वो प्राचीन नाम था, कुर्रम आपका आधुनिक नाम है। कुंभा था, कुंभा जो प्राचीन नदी थी अब उसको काबुल कहते हैं। अब आधुनिक नाम क्या है उसका? काबुल है। अब उसका काबुल है। और अगर बात करें विपाशा, विपाशा का जो प्राचीन नाम था अब उसको व्यास कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विपाशा। विपाशा को क्या है? व्यास नाम है। एक आता है इसमें गोमती, तो गोमती का अब आधुनिक क्या हो जाएगा? गोमल। गोमती का गोमल हो जाएगा। और सदा नीरा इसका गणक हो जाएगा। गोमती का हो जाएगा आपका गोमल, गोमल। और सदा नीरा का गणक, सदानीरा गढ़त। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये जैनों का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का है, सिखों का है, या हिंदुओं का है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने
निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त करी थी उसने कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो कौन से राजा के द्वारा किया गया था? तो वो था आपका अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, जात्रिक में, सल्लास में या लिच्छवी में? तो ये हुआ था आपका जात्रिक। जात्रिक में महावीर का जन्म हुआ था। ये गोत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो आपका नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम था। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद तथा सिद्धांतवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? जो बौद्ध था उस दार्शनिक का नाम क्या था जिसने सबसे पहले शून्यवाद तक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये था आपका नागार्जुन। कौन था ये? नागार्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपकी राजगिरी में। तो ये राजगिरी में आयोजित की गई थी। तो देखिए ये जो यहाँ पर आपकी संगति है इनका शासनकाल भी दिया जाता है। कौन से शासक के शासनकाल में की गई थी? तो इनको लिख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, तो ये करी गई थी अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। अज्ञात शत्रु। द्वितीय की बात करें अगर द्वितीय, द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय, 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 ठीक। तो द्वितीय हो जाएगा आपका काला शोक। तृतीय की बात करें, तृतीय बौद्ध संगति अशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक। और चतुर्थ और अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क। कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 अपूर्व। सही आंसर होगा आपका 14 पूर्व। 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अजैविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पुली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली घोषाल। तो सही आंसर होगा मखली घोषाल। मखली घोषाल अजैविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आप कुछ और संप्रदाय हैं इनको भी नोट कर लें। देखिए जो आजीविक था, आजीविक का आपने लिख लिया है। आजीविक का कौन था? मखलीपुत्र था। एक था घोर, घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी। तो इसका संस्थापक कौन था? पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप, पूर्ण, पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप था। और नेक्स्ट है इसका यदृच्छवाद, 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 यदृच्छा, यदृच्छवाद, यदृच्छवाद इसका था आचार्य अजीत। यदृच्छवाद आचार्य अजीत, यदृच्छवाद आचार्य अजीत, अजीत। और नेक्स्ट है आपका भौतिकवादी,
नेक्स्ट आपका भौतिकवादी संप्रदाय। भौतिकवादी संप्रदाय का था भौतिकवादी संप्रदाय। भौतिकवादी संप्रदाय इसका था आपका फकुद कच्चायन। फकुद कच्चायन मतलब भौतिक दर्शन। फकुद कंचायन। और नेक्स्ट आपका इसमें अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी जो संप्रदाय था, अनिश्चयवादी संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन था? संजय। इसका था आपका अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी संप्रदाय। अनिश्चयवादी संप्रदाय। अनिश्चयवादी संप्रदाय इसका संस्थापक था आपका संजय वेठली पुत्र। 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 तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आज के आपके आपको लगता होगा कि यहाँ पर 50 या 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें आपको ना जाने कितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने करा दिए हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम यहाँ कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम आपके लिए रात दिन कार्य कर रही है। तो बस इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी टीम का प्रयास है। तो उनके प्रयास को एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपना प्राचीन जो इसके टॉपिक्स हैं थोड़े भी बचे हुए, इनको पूरा करेंगे। देन हमारा मध्यकालीन इतिहास होगा, और मध्यकालीन इतिहास के बाद तब हमारा आधुनिक इतिहास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।